नमस्ते। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित प्रश्न की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसमें 3 लेक्चर कवर किए हैं और उसी कड़ी में हमारा चौथा लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम इसमें जो कह सकते हैं कि जो सीजीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो इसमें जो है सबसे पहले जो मानव विकास से संबंधित जो कुछ इंडिकेटर है उसके बारे में कुछ प्रश्न है। उसके बाद फिर इसमें जो सतत विकास जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। साथ में कुछ प्रश्न है इसमें जो पंचवर्षीय योजना जो हालांकि अब संचालित नहीं है उनके स्थान पर जो इस तरफ जो नीति आयोग के द्वारा जो जो दृष्टिकोण रखा गया है उससे संबंधित प्रश्न है। और लास्टली इसमें जो है जो अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा भारत की संसद के द्वारा पारित विकसित भारत जी रामजी योजना जो अधिनियम के रूप में है उससे संबंधित प्रश्न है। तो सीजीपीएससी या कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ क्योंकि इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था में 51 क्वेश्चन कवर किए हैं और उसके बाद इसी कड़ी में आगे देख रहे हैं हमें। तो थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक एक दो प्रश्न बहुत बेसिक से है इकोनॉमिक्स के उसको भी साथ में कवर किया हूं मैंने। अब इसमें जैसे प्रश्न जो है ये तो आज के लिए पहला प्रश्न और अब तक में जो है 52 प्रश्न है 52वां प्रश्न है ये। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे अदृश्य हाथ के रूप में जाना जाता है? अदृश्य हाथ इंटेजिबल हैंड कहते हैं। एक यूरोपियन अर्थशास्त्री हुआ करते थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है अपने जब उसने इकोनॉमिक्स को अध्ययन किया उसके बाद उसने एक बहुत बेहतर कह सकते हैं बहुत लॉजिकल उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा इनविजिबल हैंड का, अदृश्य हाथ का। अदृश्य हाथ का मतलब एक प्रकार से ये कि अर्थव्यवस्था में या फिर बाजार में जहां पर एक प्रकार से जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता उस बाजार की बात कर रहे हैं जिनको हम लेसेस फेयर कहते हैं। ये जिनमें जहां पर बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था उनकी बात कर रहे हैं तो वहां पर किसी वस्तु के मूल्य का जो निर्धारण है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होता है, मांग और पूर्ति के बेसिस पर होता है। तो इसीलिए जो है डिमांड और सप्लाई को मूल्य के लिए मूल्य के संदर्भ में दो हाथ कहा गया। इनविजिबल हैंड जो अर्थव्यवस्था में होता है मगर दिखता नहीं है, अदृश्य हाथ। तो एक प्रकार से कहा गया तो वहां अदृश्य हाथ का मतलब किसकी बात हो रही है? मांग और पूर्ति की। केवल मांग और पूर्ति की बात नहीं, यहां पर मुद्रा सम्मिलित नहीं होता और ना ही इसमें कर सम्मिलित होता है। तो इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है इसमें? मांग और पूर्ति। उत्तर कौन सा आ गया हमारा? बी। अगला प्रश्न, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। भारत की श्रम बल सहभागिता दर, बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। श्रम बल सहभागिता दर गणना में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के समूह को सम्मिलित किया जाता है? देखो श्रम बल सहभागिता दर इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअली में इंडिकेट कर रहा होता है कि जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे कितने लोग या फिर ऐसे जो है ऐसे कितने संख्या है जो एक प्रकार से श्रम के रूप में अपना काम कर सकते हैं, उस श्रमिक के रूप में काम कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है जैसे कि इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को तो काम में लगा नहीं सकते। इसका मतलब जो है 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब श्रम बल में जो सम्मिलित होने वाला जो आयु है वो 15 वर्ष से प्रारंभ हो रहा है। मगर साथ में ये भी है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वर्ग है, 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग जिनको हम समाता वृद्ध मान लेते हैं, बुजुर्ग मान लेते हैं, तो वहां भी जो है हमारे श्रम बल में सम्मिलित नहीं होते क्योंकि वहां भी एक प्रकार से मान लेते हैं कि वह काम करने में समर्थ नहीं है। तो एक प्रकार से कहा जाए कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जैसे विशेष रूप से भारत की जब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें श्रम बल से मतलब ये होता है कि 15 वर्ष से अधिक जो श्रम बल है हमारा, 15 वर्ष की आयु जो पूरा कर 15 वर्ष से अधिक उनकी बात करो, 15 वर्ष की आयु पूरा हो चुके हैं उनकी बात करो, तो वहां से लेकर के 64 वर्ष तक आयु तक, 64 वर्ष की आयु तक एग्जैक्टली क्या है इसमें? 15 वर्ष से अधिक, मगर साथ में आगे जो चलता है ये 64 वर्ष की आयु तक ये जो समूह के है, इस समूह के जो लोग हैं
उनको बोलते हैं श्रम बल। तो ये इन्हीं की सहभागिता होती है कोई भी अर्थव्यवस्था में। तो जैसे कि ये सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, भारत की भी स्थिति अलग अलग है। जैसे कि भारत में अगर देखें तो लगभग जो है 42% का हमारा रेशियो चल रहा है वर्तमान में। और वैसे अगर अगर पूरे भारत में अगर राज्यों की स्तर में देखें तो सर्वाधिक जो संबल सहभागिता जो है इस तरफ हिमाचल प्रदेश की है। और छत्तीसगढ़ में अगर ऐसे देखें तो छत्तीसगढ़ की भी स्थिति अगर देखें तो उसमें लगभग 60% के आसपास चल रहा है 2023-24 के बेसिस पर, उनके आंकड़े के बेसिस पर। ये तो एग्जैक्टली जो है श्रम बल सहभागिता दर की गणना में जो है हम 15 वर्षों से अधिक आयु के लोगों को सम्मिलित करते हैं, जो अधिकतम कितना 64 वर्ष हो सकता है। मगर यहाँ पर सिर्फ दे रखा है किस आयु समूह की बात हो रही है, किस आयु वर्ग में, तो किस आयु वर्ग में बात हो रही है, तो 15 वर्ष से अधिक इनको सम्मिलित करते हैं। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, ए। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी, या फिर हाल ही में जारी कह सकते हैं इनको, हाल ही में जारी ऐसा समझ लेंगे, जारी वर्ष 2025 के लिए जारी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर अभी कुछ समय पहले जो है 7 जनवरी को जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो एनएसओ है हमारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, उसने जो है जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। उसमें जैसे कि इसमें जो है जो कह सकते हैं कि जो नॉमिनल बेसिस पर तो ठीक है 8% का ग्रोथ रेट है जीडीपी का, और उसमें जो कांस्टेंट प्राइस है मतलब उसमें रियल बेसिस पर जो है 7.4% ग्रोथ रेट आया। तो उसी में जो है पूछ रहा है, तो प्रश्न ये कि इसमें आंकड़ों के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय निम्नलिखित में से कितनी है, प्रश्न ये पूछ रहा है। मतलब पर कैपिटल एक्चुअल में इनकम की बात हो रही है, पर कैपिटल इनकम की बात हो रही है। और पर कैपिटल इनकम का मतलब ये कि एक एवरेज आय की बात कर रहे हैं भारत में। अब उसमें जो है ये किस बेसिस पर कह रहे हैं कि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया है, मतलब हाल ही में जो है हमारा जो 2025-26 के लिए जो है जो जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उनके बेसिस पर पूछ रहा है। तो ये एक्चुअल में अभी वर्तमान में जो है, ये वर्तमान में जो है 2,19,575 रुपए, ये एक्चुअल में पर कैपिटल इनकम है हमारा। मतलब ये जो इस वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूँ 25-26 की है। हालांकि अभी जो है इसमें जो हमारा जो आर्थिक समीक्षा तो अभी तक नहीं आया है, हालांकि इस बजट सेशन में जब 28 फरवरी से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आर्थिक समीक्षा को रखा जाएगा। तो अभी उसमें जो है अभी जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जो जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उनमें जो है 21,000 माफ कीजिएगा 2,19,575 रुपया, ये वर्तमान स्थिति है। तो ये जो है उत्तर कौन सा आ गया हमारा, ए। और उसके पहले यहां पर दे रखे 2,05,324, तो ये उसके पहले का आंकड़ा, मतलब ये एक्चुअल में 2025-26 के आंकड़े हैं। ये 2025-26 के आंकड़े, और ये 2024-25 के आंकड़े हैं पर कैपिटल इनकम में। और ये एक्चुअल में उसके पहले के आंकड़े हैं 2023-24 के आंकड़े हैं ये, इस प्रकार से ये। और पर कैपिटल इनकम का मतलब मैं एक्चुअल में जो है प्रचलित मूल्य पर बात कर रहा हूँ, करंट प्राइस पर बात कर रहा हूँ मैं ये। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, ए। अगला प्रश्न, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। समावेशी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है, कौन से कारक। अब देखो एक्चुअल में अगर ऐसे देखें तो समावेशी विकास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विकास की मुख्य धारा में समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको शामिल करना। इसका मतलब ये है कि समाज में जो कमजोर वर्ग, जो विकास की मुख्य धारा में अभी जो है बाहर है, समाज के जो कमजोर वर्ग जो विकास की मुख्य धारा में बाहर है, उनको हम जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो समावेशी विकास का मतलब एक ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग की सहभागिता होनी चाहिए उस विकास में, साथ में उस विकास का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के विकास जो होता है उसे बोलते हैं समावेशी विकास। तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार की रणनीति भी है कि सबों को साथ में लेकर के, जैसे कहते हैं कि इसमें सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार की बातें तो बेसिकली क्या है, वो समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। जैसे कि बस्तर क्षेत्र का भी विकास करना है, सरगुजा क्षेत्र का भी विकास करना है, और साथ में जो मध्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का उनका भी विकास करना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि समावेशी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है।
जैसे कि अधो अवसंरचनाओं का सुविधाओं का विकास। बस्तर क्षेत्र में अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करेंगे तो स्वाभाविक है उस समाज के सबसे दुर्गम क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वहां भी समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल सही है। कृषि का पुनरुद्धार, कृषि के पुनरुद्धार का मतलब क्या है? किसी क्षेत्र में अगर मान लो जो है आय को बढ़ाते हैं, किसानों की आय को बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या है, विकास की धारा में वहां सम्मिलित होगा। तो यहाँ भी सम्मिलित होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। अधिकार 2009 का कानून, बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये जो है विकास की धारा में उनको सम्मिलित कर लिया। वैसे अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में आयुष्मान भारत योजना समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको लिए 5 लाख तक के जो है इलाज के जो है व्यवस्था, तो ये सब भी एक्चुअल में क्या है, समावेशी विकास का हिस्सा है। तो चारों तीनों बातें इसमें बिल्कुल सही। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा सा जो है और उसी समावेशी विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? समावेशी शासन का मतलब, समावेशी शासन का मतलब एक प्रकार से समझ जाए कि शासन की जो है जितनी भी योजनाएं हैं जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए, समाज के द्वारा जो समाज के लोगों को देने के लिए होता है, सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसीलिए कहते हैं उनको समाज के शासन की जितनी भी योजनाएं हैं जो भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, जिनके लिए उनको जो है बनाया गया है, उनको प्रॉपर शासन के माध्यम से मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए बात कर रहे हैं, समावेशी शासन के अंग कहे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है ओवरऑल में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैसे कि पहले स्टेटमेंट दे रखे हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना। अब देखो इनका अगर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इनका कोई समावेशी, जो समावेशी शासन है, इनका तो कोई बहुत विशेष रूप से कोई इसमें संबंध नहीं है, तो ये इसमें नहीं आने वाला है। सभी जिलों में प्रभावी, सभी जिलों में जो है प्रभावी जिला योजना समितियों का गठन करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में अगर ऐसा कहा जाए सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति, तो जिला योजना समिति जो है जिले इस तरह बनाया जाता है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को इंटीग्रेट किया जाता है और साथ में नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को इंटीग्रेट किया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है कि वहां पर हम शासन एक प्रकार से जो है लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनके बेसिस पर उसने योजनाओं का निर्माण किया, तो इसी बेसिस पर कहते हैं कि समावेशी शासन का वहां हिस्सा है, तो यहाँ तो उसका हिस्सा है। दूसरा, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। बहुत स्वाभाविक है, अगर सरकारी व्यवस्था के माध्यम से अगर मान लो स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको हम समावेशी शासन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से दोपहर का भोजन योजना, दोपहर का भोजन योजना मतलब जिनको मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, उनका सशक्तिकरण करना। तो यहाँ भी एक्चुअल में क्या है, समावेशी विकास या समावेशी शासन को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें ऊपर के जो है 2, 3 और 4, तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? सी, सी ऑप्शन। केवल एक बस नहीं आएगा क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करने से उनका समावेशी समावेशन से कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है, तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न, सरकार समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सहायक हो सकते हैं? देखो समावेशी विकास का मतलब एक प्रकार से ऐसे कि जहां पर विकास की जो धारा है, इस विकास की धारा में समाज के कई वर्ग है जो बिल्कुल जो बिल्कुल बाहर है। बाहर होने का मतलब क्या है, विकास का लाभ उनको मिल ही नहीं पाया। शिक्षा में विकास कर लिए, स्वास्थ्य में विकास कर लिए, इस तरफ डिजिटल बैंकिंग सिस्टम लेके आ गए, मगर अभी तक जो है समाज के बहुत बड़े वर्ग के पास बैंक के खाते ही नहीं है, तो स्वाभाविक है उस विकास का उनको लाभ नहीं मिला। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सहायक हो सकते हैं? अब यहाँ पर तीन कार्य दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना। देखो एसएचजी जो है जानते हैं, एसएचजी तो ठीक है 1998 के आसपास से जो है, हालांकि उसके पहले भी, मगर नाबार्ड के द्वारा विशेष रूप से जो है 1998 में एक योजना के माध्यम से शुरुआत किया गया। फिर जो है उसमें जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जब शुरुआत किया गया उससे उनको लिंक कर दिया गया और वहां पर हमने बहुत बड़ी मात्रा में एसएचजी बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आगे चलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उसको थोड़ा नया रूप दिया गया ग्रामीण को, वो
तो उसमें फिर एसएचजी का उसने गठन करना शुरू कर दिया। और अभी तो वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह है। तो सभा की ये बेसिकली क्या होता है, इसमें 10 से 15 लोग जो समान आर्थिक सामाजिक स्थिति होती है उनके महिलाओं का एक समूह बनता है, जिनको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। तो अब तो ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह तक ग्रुप करके उनको प्रोत्साहित करके एक्चुअल प्रकार से क्या है, हम समावेशी विकास, उनके विकास के धारा में सम्मिलित कर रहे हैं। अब इसमें जो है उनको एक प्रकार से पहले तो उसमें पराक्रमी निधि देते थे 10,000 रुपए, अभी भी उसको 10,000 रुपए पराक्रमी निधि में, बाद में उनको ऋण भी दिया गया कि वहां कोई उद्योग धंधे भी काम शुरू कर सके। एक प्रकार से बचत भी शुरुआत में सिखाया जाता है, और बचत के साथ साथ धीरे धीरे कैसे उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं महिलाओं को जो है विकास की धारा में उनको सम्मिलित किया। तो ये पहली बातें तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन। सभाई के छोटे जितने भी उद्योग होते हैं वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ तो घरेलू वाले भी उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे होता है, तो उसी को बढ़ाने की बात करें। अब जैसे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में ये जो काम करने वाले सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग वाले समाज में ऐसे भी थोड़ा सा मार्जिनाइज्ड में से है, तो उनको अगर हमारा प्रोत्साहित करते हैं सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समाजिक विकास को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ दोनों भी, यहाँ भी ऑप्शन सही है। तीसरा स्टेटमेंट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करना। जानते हैं शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है, जिनको हमने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। तो उससे फायदा ये हुआ कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बच्चे भारत में, 6 से लेकर 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे थे भारत में, उन सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। तो सभाई को पहले अगर शिक्षा के लिए पैसा अगर लेंगे तो हो सकता है उस पैसे नहीं होने की वजह से वहां शिक्षा लेने के लिए स्कूल में ना आए। तो यहाँ जो है एक्चुअल में उनको व्यवस्था करके शिक्षक अधिकार कानून को लागू करके हमने समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया। तो उसमें ऊपर की तीनों बातें बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें और भी देख सकते हैं, उत्तर तो आ जाएगा हमारा डी, ठीक है, मगर साथ में ऐसा मान के चलिए जैसे कि दो उसमें मिड डे मील योजना है, तो उससे भी क्या है, बच्चे को है ठीक भले लालच में सही, मगर कम से कम खाने के लिए तो स्कूल आ रहे हैं, उससे कुपोषण भी कम होगा और साथ में बच्चे स्कूल भी आ जाएंगे, पढ़ना लिखने सीखेंगे। यहाँ भी प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो उसके माध्यम से भी क्या हुआ, भले ठीक है उसमें जीरो बैलेंस की बात कर रहे हैं, मगर फिर भी तो अकाउंट खोल गया है ना बैंक में, तो जो गरीब वर्ग है उनका भी बैंक में खोल गया। तो ये सब जितनी भी बात कर रहा हूं मैं, ये सब जो है समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करता है। उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। अगला प्रश्न, अब यहां जो है मानव विकास संबंधित है। निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए। सूचकांक दे रखे हैं, मानव विकास सूचकांक जिनको हम कहते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। दूसरा है लैंगिक असमानता सूचकांक, जीडीआई कहते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी इंडेक्स, जीआईआई, तो जीडीआई नहीं, जीआईआई, जीआईआई की बात करो, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं। और तीसरा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिनको बोलते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। अब उसके बारे में तीनों बात दे रखे, उपरोक्त में से किस सूचकांक की प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है। जो 3 इंडिकेटर दे रखा है, देखो एक तो बताया था मैंने कि एसडीआई जो है ये एक्चुअल में 1990 से शुरुआत किया गया था। अमर सेन और एक सिंगर हंस करके हुआ करता था और शास्त्री, उनके द्वारा जो है 1990 में शुरुआत किया गया था। उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ष लगभग जारी किया जाता है एसडीआई को, वो मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसी क्रम में एसडीआई जो है आगे चल करके 2010 में थोड़ा और नए रूप में जारी किया गया। 2010 में जो है उसमें उनको जारी किया गया, जिनको कहा गया उसमें बहुत सारे आयामों को सम्मिलित किया गया है। तो एसडीआई में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और उसमें आय को उसमें सम्मिलित करते थे, मगर उसमें बहुत सारी बातें ऐसे और भी थे जो सम्मिलित नहीं थे, जो विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता भी था, मगर उनको सम्मिलित नहीं किया जाते थे। इसीलिए 2010 में और भी बहुत सारी चीजों को एक साथ में उनमें समेकित करके, मतलब उसमें आयाम को बढ़ाया गया, आयाम लिए गए और उसके बेसिस पर एक नया जो है इंडेक्स तैयार किया गया, जिनको बोलते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसी की बात करो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 से फिर जो है यूएनडीपी लगातार जो है ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, मगर इसी के साथ साथ जो है ये लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी किया।
तो एक प्रकार से यूएनडीपी जो है 2010 के बाद से कंटिन्यूअसली जो है हमारे पास में एचडीआई, डीआईआई प्लस एमपीआई, ये तीनों सूचकांक वर्तमान में जारी किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा। तो उत्तर कौन सा जाएगा इसमें? डी। अगला प्रश्न, अब जो प्रश्न है सतत विकास से संबंधित है, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब कथन दे रखा है और कारण, और लास्ट में पूछा है नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न है सतत विकास से संबंधित। अब देखो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं मैं। अब बेसिक इस प्रकार से है कि जब पूरे एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी दुनिया में विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। औद्योगिकरण जब हो गया तो औद्योगिकरण के बाद बहुत बाद में, बहुत बात का मतलब लगभग समझो कि हम वही 80 के आसपास की दशक की बात कर रहे हैं। उस समय जो है यहाँ कुछ कह सकते हैं कि जो विद्वान थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनको समझ में आया कि जो विकास जिस मॉडल पे किया गया है उसने पूरे इन्वायरमेंट को बहुत बड़ी मात्रा में हरास किया है। वो जो विकास का मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का इतनी तेजी से अगर दोहन करते चले जाएंगे और पूरे पर्यावरण को हम बर्बाद करते चले जाएंगे तो एक प्रकार से एक समय ऐसे आएगा जिस समय पृथ्वी मानव के रहने लायक नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए जो है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की बैनर तले जो है एक 83 के आसपास में एक कमीशन बनाया गया था, जिनको कहा गया विश्व स्तर की बड़ी कमीशन बनाया गया, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री उस समय बुटलैंड हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया, जिसने अपना रिपोर्ट दिया था 87 में। उस रिपोर्ट का नाम हुआ करता था आवर कॉमन फ्यूचर। उसी में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, सतत विकास का कॉन्सेप्ट दिया उसी रिपोर्ट में। उसी रिपोर्ट मतलब किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं? जिस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है उस समय 87 में किया गया था, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनको कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और उसी में जो है सतत विकास के लिए रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं विकास के लिए उनको भी पूरा कर सके, साथ में भविष्य में जो होंगे उनके लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रकार की विकास कहते हैं। और विकास, सतत विकास का मतलब एक प्रकार से समझ लो कि हमें इकोनॉमिकली भी जो है डेवलप करना है, डेवलप करना है, मगर साथ में जो है इन्वायरमेंट को रखते हुए, इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचा करके हमें विकास ना करे। तो ऐसा विकास जिसमें 3 पिलर होता है, एक सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट, इस तरह का जो मॉडल होता है उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। अगर हमारा विकास अगर कंटिन्यूअसली नहीं बना रहेगा तो स्वाभाविक ही कुछ समय बाद ऐसे होंगे, कोयले पूरा हमने खत्म कर दिया, पेट्रोलियम भी पूरा खत्म कर दिया, बाकी जितने भी फ्यूल और जितने भी है सोर्सेस सब खत्म कर दिए, तो फाइनली क्या होगा? पर्यावरण को भी बर्बाद कर दिया हमने, तो हम सस्टेनेबल विकास नहीं कर पाएंगे, विकास हमारा अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए ये सतत विकास बेहद महत्वपूर्ण है। कारण दे रहा है सतत विकास से अभिप्राय ऐसी विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उतना संसाधन उपलब्ध हो, उनकी बात कर रहे हैं, उनको पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता की पूरी करें। मतलब हमें वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करते समय इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो आगामी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन हो रहे उन बचे हुए होने चाहिए। ये उसी की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये कल्याण की बातें सोचना, इसीलिए क्योंकि अगर हम पूरे संसाधन को अगर खुद ही अगर खत्म कर देंगे तो भविष्य में जो बच्चे आएंगे, पीढ़ी आएंगे, उनके लिए तो क्या है, संसाधन समाप्त ही हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं तो इसमें सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस तरह की बातें हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही। देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पहली बात जो कह रहे हैं कथन, और उसका जो कारण जो दे रहा है ये बिल्कुल तार्किक है। संसाधन इस प्रकार से करेंगे तब जाकर समाज का जो है उसमें
कल्याण हो पाएगा ये। तो ये कथन भी सही है और साथ में जो है कथन का दूसरा वाला जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो प्रश्न क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए का सही व्याख्या कर रहा है। उत्तर कौन सा आ गया हमारा, ए। अगला प्रश्न, ये दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन मतलब कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब कथन कारण दे रहा है, नीचे दे रखा है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब जैसे कथन दे रखा है, सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रेटलैंड, उसकी आयोग में, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उसी ने अपना रिपोर्ट दिया था जिनको कहते थे ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। अब उस रिपोर्ट का नाम हुआ करता था अवर साझा, अवर जो है अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और उसी में जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसी को पॉपुलराइज किया गया, उसी की बात कर रहा है ये। तो ये कह रहे थे ये तो पहली बात बिल्कुल सही है। अब उसका कारण बता रहे हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्चुअली तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है और ये उनका कारण उपलब्ध करवा रहा है। तो ये सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट का लोकप्रिय बनाया गया, बिल्कुल सही है। और लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका कह सकते हैं, कारण क्या है उनका, तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य के रूप में कहा गया। इससे जो है सतत विकास को बड़ी मात्रा में लोकप्रियता मिला और उसके बाद फिर आगे चल करके डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे जब और बढ़ा तो उससे बहुत सारे उसमें सेगमेंट आए, उसमें एक समिट हुआ था, उसके बाद फिर एजेंडा 21 भी आया जो सतत विकास से किसी न किसी रूप में संबंधित है। और उसके बाद फिर बहुत बाद में हमने 2000 में फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य लेके आया, 2000 से लेकर 2015 तक का। उसके बाद 2015 से हमने जो है सतत विकास लक्ष्य 2030 तक का, जो वर्तमान में हमारे पास लक्षित है यूएनओ के द्वारा एक प्रकार से ये। तो ये जो है दोनों बातें इसमें बिल्कुल सही है। मतलब ये बात कह रहा है कि पहले वाला ए और दो दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्या है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, सी। अगला प्रश्न, यहां भी सतत विकास से संबंधित प्रश्न है, अभी बहुत बेसिक से ले रखा है यहां पर। जैसे कि सतत विकास लक्ष्य 2030 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर तीन कथन दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है कि पहली स्टेटमेंट दे रखा है 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों के द्वारा अपनाया गया। मतलब ये सतत विकास लक्ष्य जिनको SD 2030 कहते हैं। तो ये जो है कह रहे हैं कि 2015 में यूएनजीए द्वारा, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा उनके सभी सदस्य, मतलब कुल मिलाकर इसमें 193 मेंबर है वर्तमान में यूएनओ के, वो सभी मेंबर इनको अपनाए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक्चुअल में इसके पहले हमारे पास में जो है, इसके पहले मतलब एसडीजीज 2030 के पहले, एसडीजीज 2030 के पहले हमारे पास में एक एमडीजीज हुआ करते थे 2015 करके। एमडीजीज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में उनको अपनाया गया था। 2015 तक उसमें लक्ष्य प्राप्त करना था। हालांकि लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाए, मगर उसके बाद इसी क्रम में उनको आगे बढ़ाते हुए 2015 में हमने सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के लिए, और उसमें हमने 17 लक्ष्य बनाए हैं और विशिष्ट उसमें 169 विशिष्ट और उसमें लक्ष्य हम निर्धारित किए। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ वर्तमान व भविष्य में लोगों और ग्रह के, ग्रह मतलब पृथ्वी की बात कर, ग्रह के लिए शांति और समृद्धि का खाका प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जैसे कि ये जो एसडीजीज है उसमें कुल मिलाकर 17 लक्ष्य तय किए हैं, 17 लक्ष्य। जैसे कि इसमें सबसे पहला वाला तो उसमें जो है गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने की बात कहता है, दूसरा में भूखमरी को पूरी तरह समाप्त करने की बात कहता है, तीसरा वो स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कहता है, चौथा उसमें जो है वो क्या बोलते हैं जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करता है, पांचवा में जो है जो लैंगिक असमानता है उनको समाप्त करने की बात होती है। तो ऐसा करके कुल मिलाकर के इसमें लक्ष्य है 17 लक्ष्य। और उसमें जो उप लक्ष्य ग्रुप में या फिर विशिष्ट लक्ष्य ग्रुप में 169 लक्ष्य और टारगेटेड है ये। तो इसी की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित है, 17 लक्ष्य जिनमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ
पर्यावरण संरक्षण को और संवर्धन करना है। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि सतत विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सतत विकास का मतलब क्या है, इसमें तीन उसके पिलर होते हैं। एक उसमें सामाजिक, एक उसमें जो है आर्थिक, और तीसरा उसमें जो है पर्यावरणीय। पर्यावरणीय मतलब एक प्रकार से जो है समाज, एक प्रकार से सतत विकास का जो जो रणनीति है वो इस तीन स्तंभों पर आधारित होता है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से भी विकास करना, आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करना, मगर साथ में पर्यावरण को साथ में लेकर के, पर्यावरण का बिना ह्रास किए, तो यही विकास क्या होती है, सतत विकास। तो यहां पर तीनों बातें बिल्कुल सही है। उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था निम्नलिखित में से कौन है। ये बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रहा है भाई। ठीक है, ये जैसे बताया यूएनओ, ये तो यूएनओ का हो गया, तो यूएनओ का तो ठीक है, उसमें हमने एसडीजीज हमने 2030 हमने अपना लिया, ठीक है, इसमें 17 लक्ष्य ये भी समझ लिए। मगर एक्चुअल में इंडिया में काम कौन करेगा इसके पीछे, मतलब इंडिया में नोडल एजेंसी कौन है जो एक प्रकार से इनको एक प्रकार से पूरी तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रही है, सब देखने वाला कौन काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि योजना आयोग लिखा है, अब ये तो जो है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग ही एक प्रकार से समाप्त हो गया है, ये तो है ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं है। उसके बाद कहे विनिवेश आयोग, डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन, ये तो अब वर्तमान में काम नहीं करता, पहले उसमें 2000 के समय उसमें गठित किया गया था विनिवेश आयोग, अब इसकी तो कोई बात ही नहीं है। कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था इनमें। उसके बाद जैसे कि वित्त आयोग है, इससे संवैधानिक, एक संवैधानिक संस्था है, 280 है अनुच्छेद नंबर, उसमें इनका गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है अभी। और उसमें 16 नंबर की वित्त आयोग है, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे रखा है, तो ये भी नहीं करता है। नोडल एजेंसी एक्चुअल में जो है नीति आयोग है, नीति आयोग। और नीति आयोग जानते हैं उनकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग को समाप्त करके, उसी की बात करता है। और यही एक्चुअल में वर्तमान में जो है ये सतत विकास लक्ष्य के लिए नोडल एजेंसी है। इसीलिए नीति आयोग के द्वारा जो है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। सतत विकास का आधार निम्नलिखित में से क्या है। आधार, सतत विकास का आधार क्या है, तो आधार में देखो एक्चुअल में मेन उनका जो मूल आधार क्या है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। विकास तो ठीक है, सामाजिक विकास भी करना है, आर्थिक विकास भी करना है, सामाजिक दृष्टिकोण भी है, आर्थिक दृष्टिकोण भी है, मगर इनका मूल आधार अगर कहा जाए वो क्या है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। इन्वायरमेंटली जो है हमें हरास नहीं करना है, आर्थिक और सामाजिक विकास करते हुए। तो इस प्रकार से उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, सी। अगला प्रश्न, बहुत छोटे से प्रश्न है इनमें से ये, मगर आजकल पीएससी में इस प्रकार से प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ले लिया। सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार एसडीजी 1 मतलब नंबर 1 लक्ष्य, एसडीजी 2 दूसरा लक्ष्य, एसडीजी 9 क्रमशः निम्नलिखित में से किस समूह को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न ये पूछ रहा है एक्चुअल में कि सतत विकास लक्ष्य में कुल जो 17 लक्ष्य है, उनमें से लक्ष्य नंबर 1, लक्ष्य नंबर 2 और लक्ष्य नंबर 2 किसको इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्य, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन है कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, कोई गरीबी नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भूमि पर जीवन, ठीक है, और स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु कार्यवाही, सस्टेनेबल शहर और समुदाय। तो ये दे रखा है एक्चुअल में 4 ऑप्शन में से। अब इसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए, देखो इस बार अगर पीएससी के एग्जाम के लिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुभव ये कह रहा है कि सतत विकास को जरूर पढ़ के चला जाना चाहिए हमें, क्योंकि वहां पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे हुए हैं और इस वर्ष भी लगातार पीएससी जो बहुत सारे एग्जाम लिए हैं उसमें इन चीजों को प्रश्न पूछा हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लक्ष्य है उनको जरूर पढ़ के जाइए। एक बार तो मेंस में सीधे तौर पर इस पर लक्ष्य को लेकर पूछा भी हुआ है, ऐसे आया इस पर सीधे तौर पे, एक बड़ा ऐसे आया था सतत विकास लक्ष्य को लेकर के। तो सतत विकास लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित जितनी फैक्ट्स है उनको जरूर पढ़ लीजिए। तो कम से कम इसमें, अब इसमें 17 लक्ष्य तो है, तो उनको बिल्कुल रट्टे मार डालिए। जैसे कि पहला लक्ष्य, पहले लक्ष्य इसमें जो है गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन की बात करता है, दूसरा लक्ष्य इसमें भूखमरी की समाप्ति की बात करता है, तीसरा लक्ष्य इसमें जो है
वो अच्छे बेहतर स्वास्थ्य की बात करता है। चौथा लक्ष्य इसमें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है सबों के लिए। उसके बाद पांचवा लक्ष्य इनमें वो लैंगिक समानता की बात करते हैं, और इसी प्रकार से बाकी किफायती ऊर्जा वगैरह बाकी सब और बातें, फिर इनोवेशन वगैरह उसी के बाद। तो एग्जैक्टली जो है एसडीजी 1, 2 और 9, इसमें जो है कोई गरीब नहीं नंबर 1, कोई भुखमरी नहीं नंबर 2, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा ये नंबर 9 का लक्ष्य है। इस प्रकार से उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? ए। उत्तर आ गया ए। अगला प्रश्न, यहां भी सतत सतत विकास लक्ष्य से ही है। अब इसमें जो है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम पहले। सतत विकास लक्ष्य 2030 के 17 लक्ष्यों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें यहाँ पर 4 लक्ष्य दे रखा है। अब 4 लक्ष्य में जैसे दे रखे पहला लक्ष्य, तो पहला दे रखा है उनके सामने दे रखा है विवरण में भुखमरी, जबकि एग्जैक्टली वैसा नहीं है। और जैसे दूसरा दूसरा लक्ष्य पर दे रखा है गरीबी, जबकि एक्चुअल में पहला लक्ष्य जो है गरीबी वाला है, ये सही है। और दूसरा लक्ष्य जो है भुखमरी का है। तो पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी की सभी रूप में समाप्ति। दूसरा लक्ष्य क्या है? भुखमरी के सभी रूप की समाप्ति। मगर यहां पर एक्चुअल में सही मिलान नहीं है, इसका मतलब एक गलत मेल है। इसका मतलब 1 और 2 इसमें नहीं आने वाले हैं, और 1 और 2 अगर नहीं आने वाले हैं, इसका मतलब ए भी नहीं आने वाले, बी भी नहीं आने वाले हैं, और डी भी नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब उत्तर कौन सा आएगा हमारा? जी। ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, मगर फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि तीसरे में लक्ष्य क्या है? सभी आयु वर्ग लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। इसकी बात ये बिल्कुल सही है। तीसरा लक्ष्य हमारा यही है, स्वास्थ्य वाला। चौथे में क्या है? समावेशी व न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। चौथे में क्या है? शिक्षा की बात करते तो ऐसी भी थोड़ा थोड़ा कम से कम बेसिक अगर रफली आइडिया रहेंगे तो बना सकते हैं क्वेश्चन को। पहले वाले में उसमें गरीबी वाला है, गरीबी को पूर्ण समाप्ति। दूसरे में भुखमरी को समाप्ति। तीसरे में उसमें क्या बोलते हैं स्वास्थ्य बेहतर करने वाला। चौथा में शिक्षा वाला है। पांचवा में इसमें लैंगिक समानता वाला, उनको समाप्त करना। तो एक प्रकार से मोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इस प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी आसानी से प्रश्न को बनाया जा सकता है। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारे इसमें? जी। अगला प्रश्न, यहां भी सतत विकास लक्ष्य से है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 नंबर। अब 4 नंबर के बारे में जैसे थोड़ा बताया मैंने, उसमें क्या है? शिक्षा से संबंधित है। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं। को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब देखो उत्तर पूछ रहा है कि नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अब ये शिक्षा की प्राप्ति के लिए क्या है? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2009 में हमने शिक्षा कानून पारित किया था। शिक्षा का अधिकार कानून 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बातें उनको मूल अधिकार बना दिए गए 21 अनुच्छेद 21(1)(a) में। ठीक है, और इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू भी कर दी। ये तो वही के अच्छी शिक्षा मतलब शिक्षा में समावेशन बच्चों को लेकर आया। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन बहुत स्वाभाविक है। अभी जब ऑनलाइन के माध्यम से हम जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो बच्चों जहां भी हो मगर उनको शिक्षा तो मिल ही रहे हैं, तो उनको भी क्या है शिक्षा में वो समावेश कर रहे हैं। वैसे सेम जो है कार्यक्रमों का विस्तार कृषि कार्यक्रमों का विस्तार, तो कृषि कार्यक्रम का विस्तार करेंगे तो उसमें तो कुछ खास नहीं है। इनका डायरेक्टली अगर देखा जाए तो उसमें शिक्षा संबंध नहीं है। जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, मगर इनको जबरदस्ती जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि की बात है तो इससे कोई डायरेक्टली शिक्षा संबंध जोड़ेंगे ऐसा नहीं। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? 1 और 2 ऑप्शन इसमें सम्मिलित होने हैं। तो इसमें 1 और 2 उत्तर कौन सा आ गया हमारा? 1। अगला प्रश्न, अब ये करंट से संबंधित प्रश्न है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? मतलब रैंक पूछ रहा है। एक्चुअली देखो अभी वर्तमान में अगर देखें तो उसमें सतत विकास जो रिपोर्ट है, इस सतत विकास रिपोर्ट एक्चुअल में जो है इस तरफ जो यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, एक्चुअली कहते हैं उनको संयुक्त राष्ट्र समाधान नेटवर्क एक संस्था है जो इन तरफ बैनर काम करता है, जिनको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल
यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल नेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, ये एक्चुअल में काम करता है। और ये एक्चुअल में यही जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इनके बेस पे पूछ रहा है इसमें, जैसे वर्तमान में अगर देखें तो 167 देश के उसमें समूह ही लिस्टेड है वर्तमान में 2025 वाले में। अब उसमें पूछ रहे हैं कि इंडेक्स स्थिति क्या है, तो इंडेक्स स्थिति वर्तमान में जो है ये 99 नंबर के है। हम पहले से काफी अच्छा सुधार करके जो है अब 99 स्थान पर पहुंच गए हैं सतत विकास लक्ष्य में। ये तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, बी। अगर अब यहाँ जो है ये जो है अब हम आयोजना के परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं, मगर हाँ आर्थिक नियोजन वाला सामान्यतः अब प्रश्न बहुत कम पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने उसमें जो योजना वाला सेगमेंट है उसको कम ले रहा हूँ। उस सिर्फ उसमें योजना आयोग से संबंधित, नीति आयोग से संबंधित उन चीजों को ले रहा हूँ मैं। पंचवर्षीय योजना जानते हैं, पंचवर्षीय पुराना योजना चलता था हमारे पास में, मगर चूंकि अब सरकार जो है उसका है ही नहीं है और एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना को तवज्जो नहीं देते हैं, तो मैं भी उसको प्रश्न में उतना सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें लिए हैं, मगर पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, तो पंचवर्षीय योजना मतलब एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि उसमें 1950 में तो पंचवर्षीय योजना को संचालित करने के लिए बनाने के लिए एक प्रकार से बनाने के लिए उस समय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। हालांकि उसके बाद फिर एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी बनाया गया था 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे निश्चित रूप से, बाकी उसके स्ट्रक्चर अलग हुआ करता था। इसके बाद इसी में पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर के 56 तक का, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 61 तक का, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के 66 तक का, फिर 66 से लेकर के जो है 69 तक। उस समय तो एक एक वर्ष का उसमें अंतराल आ गया, मतलब उस समय हॉलीडे रहा मांगे, प्लान हॉलीडे कह सकते हैं ये। उसके बाद 69 से लेकर के 74 तक फिर हमने जो है चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया। उसके बाद फिर जो है 74 से लेकर 79 तक फिर हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू किया, जिनको 78 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 78 और 79 में तो फिर वही हमने आवर्ती एक रोलिंग प्लान करके लेके आया था, मगर वो कुछ खास नहीं कर पाया तो उनको भी छोड़ दिया गया। फिर 80 में फिर पंचवर्षीय योजना शुरुआत किया, तो 80 से लेकर 85 तक पंचवर्षीय योजना फिर हो गया। फिर 85 से 90 तक फिर पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 90 से लेकर 92 तक पैसे वैसे नहीं, तो उस समय इकोनॉमी बहुत खराब चल रहा था, तो फिर हमने कोई योजना नहीं बनाया। उसके बाद 92 से लेकर 97 तक फिर पंचवर्षीय योजना, 97 से 2002 तक फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से लेकर के तक, मतलब ये पहले 9वीं था, अब 2002 से लेकर 2007 तक फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 2007 से लेकर के 2011 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2012 से लेकर 2017 तक हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किए थे। मगर इसी बीच में 2014 में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाता है, और उसके बाद फिर जो है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग जो था उनको समाप्त करके उनके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है, और उसके स्थान पर अब जो है लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन का मतलब अल्पावधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए और दीर्घकालिक अवधि के लिए, वो सब काम करता है नीति आयोग। और उसी के बैनर तले अगर देखा जाए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी जो विकसित भारत 2047 है, वो लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट पूरे आने वाले जो 25 वर्ष है उनके परिप्रेक्ष्य में रणनीति रखा है, ये उसी की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। तो कह रहे कि पहली स्टेटमेंट 15 मार्च 1950 को कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश का मतलब यह कि कैबिनेट के आदेश की बात कर रहा है, एक प्रकार से मंत्रिमंडल की आदेश की बात कर रहा है, सरकारी आदेश के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअल में योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं था, किसी कानून के द्वारा स्थापित किया गया ऐसा भी कोई संस्था नहीं। ये एक्चुअल में जो है भारत सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, और उसी आदेश के द्वारा, उसी प्रस्ताव के द्वारा जो है इनको गठित किया गया था 15 मार्च 1950 में। हालांकि अब ये नहीं है। अब कह रहे कि 1 जनवरी 2015 को संसदीय आदेश के द्वारा, कह रहे कि संसदीय आदेश, संसदीय आदेश का मतलब क्या होता है, कानून। संसदीय आदेश का मतलब होता है कानून। कानून द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। मगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी संसदीय कानून या किसी संसदीय आदेश या कानून की आवश्यकता नहीं, ऐसे कानून नहीं बनाया गया है नीति आयोग की स्थापना के लिए। वैसे ही एक प्रस्ताव, जैसे कि प्रस्ताव जो है 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने जारी किया था, वैसे ही एक प्रस्ताव
1 जनवरी 2015 को पारित किया गया। कैबिनेट की बैठक हुआ तो उसमें डिसीजन लिया गया कि योजना आयोग को समाप्त किया जाता है और उनके स्थान पर ये नीति आयोग उनका गठन किया गया। इसकी भी अध्यक्ष हालांकि प्रधानमंत्री ही है, मगर उसकी संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है देखा जाए तो। वो साथ में उनके जो काम करने के जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन आ चुका है, उसमें जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आ चुका है। तो अब वर्तमान में नीति आयोग काम करता है, मगर यहाँ पर दे रखे संसदीय आदेश के द्वारा, कानून के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो उत्तर क्या आएगा इसमें? कौन सा सही है? तो केवल एक, ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, में आर्थिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में दे रखे, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जानबूझ के लिया कि रफली आइडिया रहे कि पंचवर्षीय योजना किस प्रकार से हुआ था, ऐसा करके। अब जैसे कह रहे कि पहली पंचवर्षीय योजना, मतलब पंचवर्षीय योजना उनका विवरण दे रखा है। पहला पंचवर्ष, पहला, तो पहला वाला कौन सा कह दे रहे हैं? उसमें सामने के सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखो जैसे मैंने बताया कि पहला पंचवर्षीय योजना हमने 1951 से लेकर 56 तक के लिए लागू किया था, क्योंकि उस समय भारत में बड़ी मात्रा में भूखमरी था, अनाज नहीं थे हमारे पास में। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया। छोटा सा लक्ष्य बनाए थे और उसमें कृषि को हमने प्राथमिकता दिया। जितने पैसे हमारे पास थे थोड़ा बहुत, उनके लिए हमने खेती क्षेत्र को बढ़ावा करना है, क्योंकि उससे अनाज मिलेगा तो फिर भूखमरी हमारी कम होगी। यही सोच करके पहली पंचवर्षीय योजना में हमने खेती बाड़ी को महत्व दिया। उसमें लक्ष्य पाए भी हमने, कुछ लक्ष्य छोटा ही बनाए थे इसी वजह से। ये तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक की बात है हुई। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसा लगा उस समय सरकार को कि हाँ हमने अब ठीक खेती बाड़ी में ठीक कर लिए हैं 5 सालों में, तो अब हमें उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा हमने भारी उद्योगों की स्थापना करने का हमने लक्ष्य रखा, बड़े बड़े उद्योगों को विकसित करेंगे ये लक्ष्य रखा है। और इसी क्रम में इस तरफ भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो, दुर्गापुर, ऐसे बहुत सारे हैवी जो प्लांट को हमने स्टेब्लिश करने का प्रयास किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आया, मतलब 56 से लेकर तो 61 तक तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गया। फिर 61 से लेकर 67 तक वाले फेज में तो उस समय चीन विन का आक्रमण हो गया, पाकिस्तान का भी आक्रमण हो गया, तो ऐसी भी तीसरी योजना ऐसे ही फेल हो गया मान के चलिए। उसी पर हम कह रहे हैं। अब ये तो दूसरे वाला हो गया। फिर उसी क्रम में 11वें नंबर में चलो चलते हैं हम। 11वें नंबर में एक्चुअल में लक्ष्य बनाया, एक्चुअल में 10वें पंचवर्षीय योजना में जो है समावेशी विकास का लक्ष्य बनाया गया था और सामाजिक न्याय देने के लिए। इसी क्रम में 11वीं पंचवर्षीय योजना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। समावेशी विकास भी करना है और तेजी से विकास करना है, ये लक्ष्य है इनमें से। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लगता है। तो एक्चुअली हम दूसरा, तो पहले वाले में क्या है, तो पहले में देखो, अब पहले पंचवर्षीय योजना में जैसे मैंने बताया, तो वहां पर खेती बाड़ी को विकास कर, उनको बढ़ावा देना करके उसमें 2 योजना शुरुआत किया गया था। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक जो है साथ में और था राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा नहीं, राष्ट्रीय विस्तार योजना, राष्ट्रीय विस्तार योजना के लिए किसी क्षेत्र में। तो एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया था 52 में, और ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना था बेसिकली। ये 1953 में शुरुआत किया गया था, 53 में, और ये था 52 में शुरुआत किया था इनको, 1952 में शुरुआत किया था इनको वो। ये पहली बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारी उद्योगों की प्राथमिकता दिया गया दूसरे पंचवर्षीय योजना में, ये भी बिल्कुल सही है। 11वें नंबर में कह रहे तीव्र और समावेशी विकास, ये भी बिल्कुल सही है। 12वीं में कह रहे अधिक तीव्र, समावेशी और सतत विकास, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक तरह से जो लक्ष्य बनाए हैं इसमें वो चारों के चारों सही है। तो उत्तर कौन सा जाएगा? कौन सी वो सुमेलित नहीं है? इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं हो। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, संबंधित प्रश्न पूछा है उनके उद्देश्यों के संदर्भ में। ये नीति आयोग के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पीएससी में इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछे हुए हैं। अब इस प्रश्न देखिए, इनमें से अब 3 यहाँ पर उसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, इनकी बात पूछ रहा है। अब पहला कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोण का निर्माण,
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीति आयोग बेसिकली नाम ही क्या है एक्चुअल में? NITI। NITI का मतलब क्या है? TI, इसका मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो भारत जो बदल रहा है उसके लिए एक संस्था, उनकी बात कर रहे हैं। भारत के परिवर्तन के लिए एक संस्था की बात कर रहे हैं, उनके आयोग की बात कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। नीति, तो एक प्रकार से इनका मुख्य फोकस जो है भारत सरकार को नीतिगत मामलों में सलाह देना। इनका मुख्य फोकस जो है नीतिगत मामलों में, मतलब पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी पॉलिसी फॉर्मेशन में जो है भारत सरकार को वो सजेस्ट करता है, सिर्फ सलाह देता है। वो एक प्रकार से सरकार के बाहर की एजेंसी है, ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है एक्चुअली, एक अलग अलग सरकार के बाहर एक एजेंसी है, मान के चलिए एक संस्था है, जिनको भारत सरकार ने अपनी सहायता के लिए गठित कर दिया है 1 जनवरी 2015 को। उसी के लिए पूछ रहे हैं उनका उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य क्या है इनका? राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोण का निर्माण करना। जैसे कि जो वर्तमान में कहते हैं कि इसमें विकसित भारत को जो है, जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, वो नीति आयोग के द्वारा ही तैयार किया गया था साझे तौर पे। तो ये पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अंतः क्षेत्रीय। अंतः क्षेत्रीय का मतलब होता है कि एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की बात है। जैसे कि बस्तर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, सरगुजा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, और जो मध्य क्षेत्र है उनका विकास हो, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। हमें सबों क्षेत्र की, इंटरसेक्टरल की बात कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के समाधान के लिए मंच प्रस्तुत करना, अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर ये नीति आयोग कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए कोई मंच प्रस्तुत करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय जो अंतर क्षेत्रीय मुद्दे, जो इंटरसेक्टरल बेसिस पर, जो इंटरसेक्टोरियल जो है, जो इश्यूज है, उनके समाधान के लिए मंच के रूप में काम करता है नीति आयोग, मगर ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए काम नहीं करता। तो इसीलिए क्या होगा स्टेटमेंट गलत। तो एक तो सही है, 2 नंबर गलत हो गया। अब उसका तीसरे ऑप्शन, अल्प मध्य दीर्घकालिक विकास रणनीति का निर्माण, बिल्कुल सही है। विकसित भारत के लिए उसमें चलो 30 तक के लिए बनाए, फिर 33 तक के लिए बनाए, फिर 47 तक के लक्ष्य बनाए हमने। पहले हम जो उसमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके बाद फिर 5 से हम और आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार की जो है। तो ये एक्चुअली क्या है? अल्प अवधि, मध्य अवधि और दीर्घकालिक अवधि। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 बिल्कुल सही। उत्तर कौन सा आएगा इसमें? अगला प्रश्न, उद्देश्य में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। उनके उद्देश्यों को दोबारा से प्रश्न है इसमें। अब देखिए क्या क्या इसमें, दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम का निर्माण करना, ये तो उसमें सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। सहकारी संघवाद की स्थापना को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद का मतलब एक प्रकार से क्या है? संघ और राज्य दोनों मिलकर के इसी एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करे, उसी को बोलते हैं सहकारी संघवाद। मतलब एक प्रकार से गठबंधन मिलाकर केंद्र और राज्य मिलकर के काम करे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या है? एक ही है। इसलिए कहते हैं कि नीति आयोग एक प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो यहाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, उसमें सम्मिलित है। उसके बाद कह रहे हैं अंतः क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच के रूप में काम करना, ये नीति आयोग के बेसिक उद्देश्य है। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इंटरसेक्टोरियल जो बेसिस पर जो इश्यूज है, उनके समाधान के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। तो ऊपर के A, B, C तीनों बातें सही है। उत्तर कौन सा आएगा? डी। इनमें से ऐसे एक भी नहीं है जो उनके लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो है 4-5 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। अब पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हैं। वित्तीय समावेशन देखो, एक्चुअल में समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो है, समावेशी विकास या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए में 2 रणनीति काम करता है। एक आर्थिक समावेशन, आर्थिक समावेशन, और इसमें सामाजिक समावेशन, इकोनॉमिक की बात हो रही है। दूसरा क्या है? सोशल इंक्लूजन की बात हो रही है। और आर्थिक समावेशन का मतलब बहुत बेहतर तरीका हो सकता है उनको वित्तीय, वित्तीय समावेशन, उनको फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन की बात करते हैं। तो एक प्रकार से
एक प्रकार से इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो है उनकी दो रणनीति काम करता है। एक रणनीति होता है इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का, और दूसरा होता है सोशल इंक्लूजन। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस सोशल इंक्लूजन दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है उसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे कि इनमें से कौन कौन चीजें हैं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाता है। बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी सरकार हुआ करता था, पहले तो ठीक 69 में किया गया था, बाद में फिर इसमें और भी 80 में कर दिया गया। तो बड़ी मात्रा में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तब राष्ट्रीयकरण करने के बाद पहले तो बैंक प्राइवेट सेक्टर में हुआ करते थे, मगर बाद में फिर उसमें राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारी बैंक बन गया। तो सरकारी बैंक एक प्रकार से अब सोशल वर्क के रूप में बहुत सारे जो है दूर दराज क्षेत्र में बैंक अपने शाखाएं खोली। तो स्वाभाविक है दूर दराज क्षेत्र के लोगों को क्या है, बैंकिंग सेवाएं मिलने लगी, बैंक से जुड़ने लगे। तो बहुत स्वाभाविक है कि ये जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। उसके बाद सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहन, सूक्ष्म वित्त को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो अटल पेंशन योजना को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें बहुत छोटे से अमाउंट देकर के जो है मंथली बेसिस पर एक बड़ा सा पेंशन स्कीम ले सकते हैं। तो ये भारत सरकार की स्कीम है। तो वो अटल पेंशन योजना भी क्या कर रहा है, व्यक्तियों को जो है, जो समाज के कमजोर वर्ग है, जिनकी बहुत कम आय है, उनके लिए पेंशन उपलब्ध करवा रहा है। इसका मतलब क्या है, वित्तीय समावेशन। तो यहाँ सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म वित्त का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस। मैक्रो फाइनेंस का मतलब एक प्रकार से समझो कि अभी जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कुछ दिन पहले अभी जस्ट ये सिर्फ केरल में जो है उसने एक क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत किया था, क्रेडिट कार्ड वाला, जिसमें फुटपाथ में जो है या फिर जो है रेहड़ी में कुछ सामान बेचने वाले जो है उनको 10,000 का क्रेडिट दिया जाएगा, उसमें पर डे बेसिस पर, उनके एक वर्क बेसिस पर डे बेसिस पर 10,000 का उनको क्रेडिट। तो उसी क्रम में फिर आगे धीरे धीरे उनको 20,000, फिर आगे 50,000, ऐसे करके उनको बढ़ाना भी है। तो वो एक प्रकार से समझो कि क्रेडिट देने की बात है। तो इसमें उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, सरकार इस पर गारंटी देता है। तो ऐसे कुछ संस्थाओं जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे जो है कर्ज देते हैं, किसी को 10,000 की आवश्यकता है, किसी को 20,000 की आवश्यकता है, जो बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार जो संस्थाएं होती है उसे बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त कहते हैं। या फिर जैसे कोई छोटा सा बीमा ले लिए हमने, प्रधानमंत्री उसमें एक अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन 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 ज्योति बीमा योजना है, जीवन सुरक्षा बीमा योजना है। तो ये सब छोटी छोटी स्कीम है, ये सब क्या है, माइक्रो फाइनेंस के जैसा ही काम है। तो एक प्रकार से उनको सूक्ष्म वित्त के जैसा है। सूक्ष्म वित्त मतलब क्या है, उनको छोटे छोटे माध्यमों से हम उनको वित्तीय सेवाओं से जोड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है वित्तीय समावेशन में। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर था एक प्रकार से। 28 अगस्त 2014 को इनको शुरुआत किया था, और उसके बाद तो इसमें करोड़ों की संख्या में इसमें पहले तो उसमें अकाउंट खुल गए, और फिर बाद में से पैसे जमा होना शुरू भी हो गया। तो ये तो सीधा वित्तीय समावेशन का बहुत अच्छा बड़ा फैक्टर बना। उसके निजी बैंकों को लाइसेंस देना, इन नए 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 निजी बैंकों को लाइसेंस देना। स्वाभाविक है, अगर बैंकों की संख्या, नंबर ऑफ बैंक, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, बैंकों की संख्या अगर बढ़ती है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों ना हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही क्यों ना हो, तो स्वाभाविक है बैंकों की संख्या अगर अधिक होगा तो निश्चित रूप से जो है उसमें उनकी शाखाएं जो है दूर दराज क्षेत्र तक जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है बैंकों भी अपने ग्राहक बढ़ाना है। तो इसीलिए क्या है, बहुत आसानी से जो है जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको भी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो यहां भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर 5वें नंबर में यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। यूपीआई डिजिटल यूपीआई मतलब उसमें जो है यूपीआई जानते हैं, उसमें फोन पे वगैरह हो गया, फिर जो है उसमें भीम पे, जितने भी तब तरीके हैं हमारे पास में डिजिटल जो है ट्रांसफर के ये, तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि यूपीआई के माध्यम से यूपीआई अवसंरचना का निर्माण। अब पूछे कि इनमें से कौन कौन, तो यहां भी बिल्कुल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। तो ये जितनी बातें कह रही है वित्तीय समावेशन मतलब क्या है, इनमें सभी के सभी जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। देखो प्रश्न अगर कभी इस प्रकार से पूछ दिया, सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब इकोनॉमिकली जो है वो कहां पर उनको जुड़ रहा है, उनकी बात हो रही है। और सामाजिक समावेशन का मतलब समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बातें, अस्पृश्यता को समाप्त करना, महिलाओं की जो है समानता को भागीदारी देना, और समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। तो इसमें जो है वित्तीय समावेशन में सभी बातें है जो उनको प्रोत्साहित करता है वित्तीय समावेशन के लिए। उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। अगला प्रश्न, अब यहां से जो है मनरेगा से संबंधित प्रश्न है। मनरेगा, उसके बाद फिर साथ में जो है जी राम जी
विकसित भारत जी राम जी से संबंधित। अब यहाँ पर देखो ये बहुत सुर्खियों में रहा है, इस बार तो जानते हैं कि मनरेगा जो है अब उनको, जैसे कि तो मनरेगा बचाओ आंदोलन भी चल रहा है कुछ तरफ कुछ कुछ जगहों पर इसमें, मगर हाँ भारत सरकार बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेकर के। अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पारित किया गया है संसद के द्वारा 2025। अधिनियम है, बेसिकली कानून है वो। तो एक्चुअल में आगामी समय में, अभी तो कभी हालांकि अधिसूचना जारी नहीं किया कि कब जारी किया जाए, कब लागू किया जाएगा इनको, मगर मे भी जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको निश्चित रूप से लागू करने का प्रावधान है। तो अब मनरेगा के स्थान पर जो है विकसित भारत जी राम जी जो अधिनियम है 2025 का वो लागू होने वाले हैं। पहले तो उसमें मनरेगा में जानते हैं 100 दिन का रोजगार उसमें, और इसमें इसमें 125 दिन का रोजगार की बातें कही गई है। ऐसे बहुत सारी चीजें और भी डिफरेंसेस है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न है ये। अब ये कह रहे हैं कि पहले स्टेप मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछा है लास्ट में कौन सही है। 2 फरवरी 2000 से 2 फरवरी 2006 से नरेगा पहले चरण में केवल 200 जिलों में प्रवर्तित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि 2 फरवरी 2006, ठीक है, कानून बनाए हमने 2005 में, और उसके बाद फिर हम 2006 में हमने लागू कर दिए, फरवरी 2006 में। अब वो कह रहे कि उस समय तो उनको नरेगा कहते थे, बिल्कुल सही बात कह रहा है। नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते थे उस समय, गारंटी एक्ट कहते थे 2005 का, जिनको फरवरी 2006 में हमने लागू कर दिया। तो पहले चरण में जो है भारत के केवल 200 जिलों में इनको लागू किया गया था, 2006 की बात कर रहा हूं। इसी क्रम में 2007 में 130 जिले इसमें और जोड़े गए, 130 जिले और जोड़े गए। उसके बाद 2008 में जो है इनको भारत के जो है संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया। और आगे चल करके 2009 में, उसी के बारे में स्टेटमेंट है, 2009 में जो है मनरेगा मनरेगा के रूप में परिवर्तित किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। इसमें संविधान के नरेगा जो अधिनियम था 2005 उसमें संशोधन किया गया, उसमें उसके नाम नरेगा के पहले उसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया, इसीलिए उसका नाम हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये किसकी बात हो रही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट, संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले राष्ट्रीय अनाज योजना का मनरेगा में विलय किया गया। जब एक्चुअल में 2006 में इस योजना को लागू किया गया, तो इसमें उस समय के संचालित जो पहले से योजना चला रहा था, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, काम के बदले राष्ट्रीय अनाज योजना, तो ये पुराना जो इस योजना था उनको इसमें मनरेगा में मर्ज कर दिया गया। तो इसी प्रकार से मान के चलिए कि अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो मनरेगा जो है एक प्रकार से किसमें कन्वर्ट हो गया, विकसित भारत जी राम जी के लिए, कि विकसित भारत के दृष्टिकोण है उनके अनुरूप हमें बनाना है इस परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ बातें भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा, जी। तो इस बात को ध्यान रख लेंगे, जैसे कि मनरेगा का फरवरी में लागू किया गया था 2006 में, उसको नरेगा कहते थे, 200 जिलों में लागू किया गया। 2007 में जो इसमें 130 जिले और बढ़ाया गया, उसके 2008 में जो है इसमें भारत के सभी क्षेत्र में लागू कर दिया गया, और 2009 में इनको मनरेगा कहा जाने लगा। तो ये जो है इस प्रकार से बेसिक ध्यान रखना है इनमें। उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। अगला प्रश्न, अगला यहाँ जो संबंधित विकसित भारत से संबंधित है, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूं मैं, वहां लेक्चर लंबा जाएगा। वैसे फिर ये विकसित भारत जी राम जी योजना वीबी जी राम जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछा है कौन सा सही है। अब देखो इसमें देख लीजिए, इसे संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन, एक्चुअल में उस विकसित भारत जी राम जी योजना का नाम एक्चुअल में जो है वास्तविक में उस अधिनियम के रूप में है, और इसका नाम क्या है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन अधिनियम है, एक्ट है 2025। इस रूप में संसद ने इनको पारित किया, मतलब ये कानून है बेसिकली, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं यह पूर्व संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 का स्थान लेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी कह रहा है कि बीबी मतलब विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में, ग्रामीण परिवार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में, इसका मतलब रोजगार की गारंटी के लिए जो है जो इकाई है वो कौन है, परिवार है, ना कि व्यक्ति। अच्छे से ध्यान रखेंगे, परिवारों के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल
1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं। में वर्ष में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। विकसित भारत जी राम जी योजना को बिल्कुल रट्टे मार के जाइए, बेसिक उनके प्रधान है उनको। तो उत्तर इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर की तीनों बातें सही है, तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा, डी। अगला प्रश्न, निम्न की कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर पूछ रखा है उपर्युक्त में से विकसित भारत जी राम जी योजना के प्राथमिकता वाले कार्यों में कौन सा सम्मिलित है, उनकी बात कर रहा है। अब देखो एक्चुअली मनरेगा में जो है ऐसा कोई प्राथमिकता के बात पर, प्राथमिकता के बेसिस पर कुछ काम करवाएंगे ऐसा नहीं था वहां पर, उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं था। इसीलिए इसमें जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसमें 4 प्राथमिकताओं का, क्लियर कट 4 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। ये उससे संबंधित प्रश्न है ये। अब पहला दे रखा है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल संबंधी कार्य के माध्यम से जल की सुरक्षा। अब पूछा क्या है, उपरोक्त में से विकसित भारत जी राम जी योजना की प्राथमिकता वाले कार्यों में कौन सम्मिलित है। तो पहले इसमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, ये एक्चुअल में जो है इनके कार्यों में सबसे पहली प्राथमिकता है कि जल सुरक्षा को महत्व देना है हमें, इसीलिए। उसके बाद दूसरा दे रखा है मुख्य ग्रामीण अवसंरचना। अब ग्रामीण अवसंरचना मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विकास, में स्कूलों का विकास, हॉस्पिटलों का विकास, बुनियादी विकास, बिजली पानी, इन सब की बात कर रहे हैं। तो मुख्य ग्रामीण अवसंरचनाओं का विकास करना ये उनकी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी बात ये कह रहे हैं आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा, बहुत बिल्कुल सही बात कह रहा है। उसमें लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए जो है हाट बाजार इन सबको जो है डेवलप करने की बातें, उनके लिए बुनियादी जो ढांचा है उनको विकसित करने की बातें कही गई है, ये भी इसमें सम्मिलित है। चौथी बात है मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य, मतलब जो क्लाइमेट कंडीशन में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, जलवायु में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए ग्रामीण स्तर में प्रयास किए जाएंगे इस विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से। चारों उनकी प्राथमिकताओं में से है, उनकी 4 प्राथमिकताएं हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना की 4 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें सबसे पहली प्राथमिकता है जल संबंधी कार्य के माध्यम से जल सुरक्षा। दूसरा प्राथमिकता है मुख्य ग्रामीण अवसंरचनाओं का विकास। तीसरा प्राथमिकता है आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचों का विकास। चौथा मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य। ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का 4 प्राथमिकता है। उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, डी, उपयुक्त सब है। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न इस लेक्चर में, विकसित भारत जी राम जी योजना अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा है कौन सा सही है इसमें ये। यहाँ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसमें नगरीय क्षेत्र में नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए बस है, और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार 100 दिन की नहीं 125 दिन की गारंटी की बात करता है ये। अब उसमें क्या है, पहली स्टेटमेंट सही है। इसके अंतर्गत 125 दिनों की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी के लिए मानक इकाई परिवार है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन की गारंटी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात नहीं करता है, ये परिवार को रोजगार की गारंटी की बात करता है। एग्जाम में अगर ऐसे पूछने में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो ये क्या है, तो ये तो जो है उत्तर क्या आएगा हमारा, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कह रहे इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच मानक लागत साझाकरण अनुपात 60:40 है। इसका मतलब यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर 60% पैसा देने वाले हैं और 40% को राज्यों को लगाना पड़ेगा, जबकि मनरेगा में पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो एक प्रकार से क्या है कि 60% हिस्सा इनमें राज्य, 60% सेंट्रल लगाएगा, केंद्र लगाएगा, और 40% जो है स्टेट लगाएगा। और पूर्वोत्तर, मतलब जो ऊपर के, जो पूर्वोत्तर के हमारे 8 राज्य है, और हिमालय राज्य, हिमालय राज्य में तो हिमालय की बिल्कुल तराई वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हिमालय राज्यों के लिए 90 और 10 रखा गया है। इसका मतलब 90 जो है सेंट्रल खर्च करेगा और 10% जो है स्टेट खर्च करेगा। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ये सब बातें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये विकसित भारत जी राम जी जो अधिनियम है उनकी बेसिक फीचर है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न नहीं है। उत्तर कौन सा आएगा हमारा, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा, डी। तो ये तो हो गया हमारा आज के इस लेक्चर में, इकोनॉमिक लेक्चर में, जिसमें अब तक मैंने 75 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। और इसमें मैंने इकोनॉमी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिए हैं, साथ में सतत विकास लक्ष्य भी है, और साथ में इस तरफ जो मनरेगा प्लस योजना आयोग, नीति आयोग,
इन सबके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं इनमें से। साथ में जो है अंतिम जो लिया मैंने मनरेगा विकसित भारत जी राम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी को हो चाहे कोई भी एग्जाम के लिए भारत में भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर में हमारा चौथा लेक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का। बाकी और लेक्चर कवर करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।